हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स। और फिजिक्स में मैं आपको पढ़ा रहा था मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़ा रहा था? मॉडर्न फिजिक्स। पढ़ा नहीं रहा था, आज पढ़ाएंगे ना। और कम से कम कितना चलेगा? कम से कम आपका चलेगा कितना मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में टॉपिक क्या क्या है वो सुनिए। पहला, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, पहला। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तीसरा, एटम। एटम में क्या पढ़ेंगे? बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। और दूसरा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। फिर पढ़ेंगे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा डीके। फिर रेडियो एक्टिविटी में ये आता है एक्सरे का डिटेल डिस्कशन। क्या आता है? रेडियो एक्टिविटी। फिर आपका आएगा ये आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर में आप पढ़ेंगे दो रिएक्शन, एक पढ़ेंगे फिजन और एक पढ़ेंगे फ्यूजन। क्या पढ़ेंगे? फ्यूजन, फ्यूजन। तो क्या क्या पढ़ना है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, फिर पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सब एक चैप्टर में आ जाएगा। ये भी एक चैप्टर में आ जाएगा। और ये मान लो दो चैप्टर में ये आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? अब सुनो, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट। आज ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करेंगे। इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इंट्रोडक्शन ही लेंगे कि कैसे क्या होता है उसको समझना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मोटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मैं जानता हूं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आप लोग जानते हैं, जो केमिस्ट्री में पढ़े हैं, उसी को पढ़ाना है। लेकिन उसके अलग एक्सपेक्ट है ना, उसके अलग तरीकों को समझेंगे। जैसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा होगा when the light incident on the metal, then there is a minimum energy that is called work function. If the incident of a light is greater than work function, then electron going to ejected out. Am I right? हिंदी में बताता हूं। एक मेटल है, मेटल पे लाइट रेज पड़ती है, और लाइट रेज की अगर जो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है तो मेटल इजेक्ट करेगी। यहां तक कहानी हो गया। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? जहां से कहानी खत्म होती है ना, वहां से फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसका क्या होगा। समझे क्या? फिर से केमिस्ट्री में हम लोग कहां तक पढ़े? ध्यान से, मेटल पे लाइट रे इंसिडेंट होगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलने के बाद क्या हुआ? भाड़ में गया। उससे नहीं लेना देना केमिस्ट्री को, वो लेना देना फिजिक्स को। वो रियली में इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि एक प्लेट से जाके उसमें अलग एक इलेक्ट्रोड बनाया जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, और वहां से आके इलेक्ट्रॉन सर्किट को कंप्लीट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन सर्किट को कंप्लीट करेगा तो एक करंट बनेगा। दैट करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। दैट करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। फिर जब फोटो करंट की बात आएगी तो इसका मतलब वोल्टेज की बात आएगी। अब वोल्टेज भी दो टाइप के मतलब पढ़ेंगे। उसमें एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज होता है। तो वो सब क्या होता है, कैसे होता है, वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस विच वी स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन केमिस्ट्री चैप्टर, and what is the real things behind in this chapter we will study right now। अच्छा, दूसरी बात डुअल। अब ये देखिए, ये हो गया। ये देखिए
एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड। अब सुनिए, जो बोर्स मॉडल आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पे पढ़ने का क्या फायदा होगा, यहाँ पे पढ़ने का देयर इज वन फायदा, व्हाट दैट वेयर इज माय मोबाइल, आई जस्ट वांट टू सी द टाइम, सो हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम ना। तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, वहां पे रेडियस पढ़े थे, रेडियस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, एनर्जी के बारे में जानकारी लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन वहां पे रेडियस जो होता है, जैसे रेडियस का हम लोग नहीं पढ़ते थे, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये पढ़ते थे ना, ये पढ़ते थे कि नहीं, r इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होता था मीटर में। तो ये जो होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे, वो प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। प्रूफ कैसे है ये फिजिक्स में देखा जाएगा ना। बोर्स मॉडल, और एक और बोर्स मॉडल में क्या दिखा, ये लिख लो, बता दूं, इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इंट्रोडक्टरी जैसे होगा। अब ध्यान से सुनना। तो बोर्स मॉडल में क्या, बोर्स मॉडल में वही पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल में ये होगा, ये है, ये है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि अलग अलग, जब अलग अलग रेडियस में होता है, अलग अलग रेडियस में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। यहां तक कहां पढ़े थे, केमिस्ट्री में, लेकिन क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, we will study in physics 1, and how the energy, how the radius of electron, radius of an electron in which it is rotating, how it is related with the number of the cell, its mathematical proof we will study in physics chapter। क्या आपको मेरी बात कंप्लीट है, समझ में आया। तो रेडियस का एनर्जी से क्या रिलेशन है, रेडियस का नंबर ऑफ सेल से क्या रिलेशन है, वो क्या प्रूफ हो सकता है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन उसका प्रूफ जो है वो फिजिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, और भी एक्सपेक्ट में बात होगी, बात ये होगी कि उसमें बोला जाता था कि यहां से यहां जाता है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करता है, बस यहां बताया जाता है केमिस्ट्री में। उसके पीछे का रीजन क्या है वो सब कहां बताया जाएगा, फिजिक्स में बताया जाएगा मेरे बच्चे। तो ये हो गया बोर्स वाला। अच्छा, फिर उसके बाद रदरफोर्ड का, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे, तो उसमें भी सारी कहानी उसी तरीके की होगी मेरे बच्चे। रदरफोर्ड में भी तुम लोग पढ़े ही होगे जो कुछ मॉडल ऑफ एन एटम, कि अल्फा पार्टिकल को भेजा गया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल चले गए विदाउट स्कैटरिंग, मतलब वो लोग, आ रहा है कि नहीं यार, नहीं पढ़े। अरे एटम के अंदर, अरे रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया था गधे एटम, तो उन्होंने ही बताया था कि एटम के अंदर कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, स्पेस है, तो स्पेस है, तो वो सब बात बताई गई थी। तो कौन बताया था, मॉडल ऑफ एन एटम रदरफोर्ड ने ही बताया था, उन्होंने ही बल्कि ये बताया था कि जो पॉजिटिव, बल्कि जे थॉमसन थे, तो जे थॉमसन ने ये बता के चले गए थे कि जो सारे मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर ऐसे ऐसे हैं, प्लम पुडिंग मॉडल ना, जे थॉमसन का वो नहीं थे, नहीं पढ़े हो तुम लोग, प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल में नहीं पढ़े थे कि वो मतलब एक ऐसी तरबूज है और उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे रैंडम में है, जो तरबूज का सीड्स होता, क्या नहीं आ रहा, क्या वाटरमेलन नहीं होता है, वाटरमेलन कभी देखा है जिंदगी में, वाटरमेलन में जो लाल लाल चीजें वो सब क्या बोले थे कि वो प्रोटॉन है, और उसमें जो बीज है उसको बोले थे इलेक्ट्रॉन है, बल्कि प्रोटॉन की तो उन्होंने बात भी नहीं किया था, वो बोले थे कि ऐसे एटम का स्पेस होता है, हालांकि वो गलत हो गया था। फिर रदरफोर्ड ने आए, रदरफोर्ड बल्कि बताए कि रियल में जो एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द चीजें क्या, वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, और उसके पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, उसके पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, और वो कंसंट्रेटेड है, और उस पॉजिटिव चार्ज को ही क्या बोला गया, बाद में न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है ना। तो पॉजिटिव, बल्कि ये भी बताया कि वो पूरा एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, और उनका नेचर क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए उनका नाम रखा गया प्रोटॉन। ये बात, इतनी बात कह के रदरफोर्ड मर गए, चले गए, ये सब
ये सब बातें एक दो दिन की नहीं होती यार, या एक दो साल की बात नहीं होती, पूरे अपनी जिंदगी का लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं ना, पूरी लोगों की, जो हम लोग जो एक चीज दो चीज पढ़ के मतलब 10 से 15 मिनट में या बहुत हद से हद एक क्लास में दो क्लास में पढ़ के निकल जाते हैं, उसको डिस्कवर करने के लिए लोगों की जिंदगी चली गई। ये जे थॉमसन ऑफ मॉडल यहाँ तक क्यों कर पाए, क्योंकि इसके बाद टे बोल दिए थे, मर गए थे, इसलिए इन्होंने आगे फर्दर कुछ नहीं कर पाया। तो फिर वो रदरफोर्ड ने वहां तक कर दिया था ना। रदरफोर्ड फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल ऑफ एन एटम दिया था उसमें क्या गलतियां थी, बल्कि गलतियां केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया है, या हो सकता है पढ़ाया गया होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है, मुझे भी केमिस्ट्री पढ़े बहुत दिन हो गया इसलिए मैं चीजों को भूल गया हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि उसमें केमिस्ट्री में ये रीजन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के डीमेरिट क्या था वो नहीं बताया गया था, वो इस क्लास में बताया जाएगा कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था एटम में उसमें क्या क्या डीमेरिट थी, मतलब क्या क्या गलतियां थी। तो फिर उसी गलतियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड के ही डिसिपल थे, शिष्य थे बोर्स ने, फिर बोर्स ने उनकी सारी गलतियों को ठीक किया, फिर वो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम आया और उन्होंने सही किया। फिर बाद में बोर्स के मॉडल में भी कुछ गलतियां हैं, वो गलती आगे चल के फिर सही हुई और वो मॉडर्न एटम का मॉडल आया जो K11 श्रोडिंगर वेव वो पढ़ते हो तुम लोग। फिर से रिपीट करता हूं, जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया, फिर उसके बाद एक और आया चैडविक, जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, उसमें प्रोटॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल होता है जिसका नाम न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। वहां न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है लेकिन न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, तो ये चैडविक ने खोज किया। फिर उसके बाद जो रदरफोर्ड के, बल्कि वो उनके जो चैडविक थे, बोर्स मॉडल थे, ये लोग उनके शिष्य थे रदरफोर्ड के, तो बल्कि रदरफोर्ड जब मर गए तो इन्होंने फिर उनके थियरी को आगे बढ़ाया, उन्हीं के लेके आगे इंप्लीमेंट किए। तो बोर्स ने मॉडल दिया, फिर बोर्स ने भी कुछ गलतियां थी, बोर्स के मॉडल में भी कुछ गलतियां थी। सर एक बात बताइए, ये गलतियां होती हैं तो हम साला पढ़ते क्यों हैं? तो सही बात है ना कि जब वो मॉडल दिए थे ना तो दुनिया में किसी की औकात नहीं थी कि उस मॉडल में कुछ गलतियां निकाल दे। जब रदरफोर्ड दिए थे ना मॉडल तो 20 साल तक किसी की औकात नहीं थी कि वो बता पाए कि इनके मॉडल में गलती भी है। फिर उसके बाद बोर्स ने बताया, फिर बोर्स ने डिस्कवर किया, बोर्स ने नया मॉडल ऑफ एन एटम दिया, तो उस समय भी उस औकात ही नहीं किसी का था कि कोई गलती बता पाए, वो तो गलती 10-10, 20-20 साल बाद पता चलते हैं ना। फिर उसके बाद मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम आया जिसमें श्रोडिंगर वेव है, K11 एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो वो सब खैर उसका डिटेलिंग केमिस्ट्री में ही पढ़ना है ना। वो जो 4 क्वांटम होते हैं ना, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, 50 तरीके के, मतलब 4 तरीके के बेसिकली क्वांटम नंबर होते हैं, उसकी डिटेलिंग हम लोगों को केमिस्ट्री में ही पढ़ लेना है। हम लोगों को बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम को पढ़ के छोड़ देना है। ये आ गया, मैंने खत्म कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म कर दिया, ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म कर दिया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम खत्म कर दिया, फिर बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम आया जिसमें क्वांटम नंबर को देके सारे को डिसाइड किया था, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और भी क्या क्या क्वांटम नंबर थे मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सब डिटेल में वहां पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग आ गए कौन से में, फिर आएंगे अपन लोग न्यूक्लियाई में। तो न्यूक्लियाई में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में, एक्स के बारे में डिस्कवर, मतलब एक्सरे कैसे डिस्कवर किया, क्या काम किया, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हार्डली 1 से 2 क्लास ना, ज्यादा नहीं है। एक्सरे के बारे में बस ये बताना है कि एक्सरे जो एक्सरे रे है उसका वेव है और वेव का फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है, वो एक्सरे का क्या क्या काम है। हालांकि जब आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े होंगे तो उसमें एक्सरे का काम समझ में आया होगा और बताया गया होगा, और तुम लोग खुद भी जानते हो कि एक्सरे से क्या होता है, बोन्स में फ्रैक्चर डिटेक्ट होते हैं और भी जगह काम होते हैं, एक्सरे का काम होता है। ध्यान से सुनना,
जैसे अगर जो कोई मेटल है ना, तो मेटल के अंदर अगर जो मान लो मेटल को ऐसे भर दिया जाए तो उसमें पता नहीं चलेगा। मेटल के अंदर कैविटी होता है, मतलब वो उसमें खाली जगह भी है, वो पता कैसे चलता है? एक्सरे से ना। एक्सरे को उस मेटल पे डाला जाता है, अगर जो एक्सरे लड़ के वापस आ जाए तो हम लोग समझेंगे कि उसके अंदर कोई कैविटी नहीं है। और जितने पार्ट पे अगर जो एक्सरे करके चला जाता है तो हम लोग करते हैं कि उस मेटल में क्या है? कैविटी है ना। तो कैविटी है, ये सब चीजें की जाएगी। वो हो गया एक्सरे। फिर आ गया न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई के बारे में, न्यूक्लियाई मतलब क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है, न्यूक्लियस का क्या कहानी है, न्यूक्लियस का कैसे है, न्यूक्लियस के क्या क्या कहानी है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, दो टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। और बाद में हम लोग पता चलेंगे कर पाएंगे कि जो न्यूक्लियर जो एनर्जी जो होता है, जो न्यूक्लियर या न्यूक्लियाई से जो एनर्जी मिलता है, वो बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक एनर्जी होता है। और उसी को आजकल लोग यूज कर रहे हैं। वो हो रहा है, गलत चीजों के लिए भी यूज कर रहे हैं और सही चीजों के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो ये कहानी है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसी में दो चीजें पढ़ेंगे, एक रिएक्शन पढ़ेंगे फ्यूजन और एक पढ़ेंगे फ्यूजन। तो आप आगे चल के हम लोग पढ़ लेंगे। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर क्या होता नहीं होता, रिएक्टर में कैसे काम होता क्या नहीं। और आप लोग के लिए होमवर्क है, अगर जो आप लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के एनर्जी के बारे में, डिस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक जगह है, उस जगह का नाम है चेर्नोबिल। पता नहीं कहाँ है, ये पढ़ लो, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। यूट्यूब पे खोजना, मजा आ जाएगा तुमको देख के। इस पे मूवी भी बनी है ना, मूवी भी बनी है आपका। तो चेर्नोबिल एक जगह था जिसमें न्यूक्लियर का पूरा प्लांट ही फट गया था। उसमें कम से कम एक साथ 1-1 लाख लोग मर गए थे। और आज भी वहां की नस्ल में वही है। वहां के इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिविटी होती है, इसलिए वो पूरा ये जो शहर है ना, ये जो सिटी है, इसको पूरा लॉक कर दिया गया है। उसके आसपास अभी भी कोई आता जाता नहीं है। बल्कि वो जो जहाँ न्यूक्लियर है उसको कुछ एक एंड एलिफेंट फुट बोलते हैं ना, मतलब वहां पे जो जाया जाता है वो मर के ही वापस आता है। तो ये कहानी हो गई रेडियो एक्टिविटी की। फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, गामा डीके क्या होता है, इसका कहाँ यूज होता है नहीं होता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। उसी चीज को पढ़ते पढ़ते आप आगे समझ पाएंगे कि जो एटम लोग बोला जाता है कि एटम के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि एटम में और भी सब पार्टिकल होते हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करवाया जाएगा। फिर उसके बाद आ गया न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन बता ही दिया। फिर आप लोग ये समझने के काबिल हो जाएं कि जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो सिर्फ और सिर्फ सन से चलता है। तो सन में एनर्जी कहाँ से आई? क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारा जो ब्रह्मांड है वो सन की एनर्जी से चलता है, मतलब लाइट एनर्जी से। अब लाइट में इतनी एनर्जी कहाँ से आई? बस सन जो लाइट को रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो पढ़ेंगे आप लोग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से। आप लोग समझेंगे कि फिजन रिएक्शन से क्या क्या होता नहीं होता। और फिर ये भी पढ़ेंगे कि फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन में क्या अंतर है, फिजन रिएक्शन ज्यादा ड्रास्टिक खतरनाक क्यों है, और फ्यूजन के कंपैरिजन। तो ये सब सारी कहानी डिटेल होगी, वो पढ़ लिए। फिर हम लोग यहाँ ये सब पढ़ने के बाद, मतलब पहले हम लोग यही स्टार्ट करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में थोड़ा बहुत आज अपने पास समय है तो इसलिए थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो।
सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। तो ड्यूअल तो देखो ध्यान से सुनते रहना, आज कहानी है, कहानी बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। पहले क्या ना, पहले के लोग ये मानते थे, पहले के लोग ये जानते थे, मानते थे, क्या मानते थे कि लाइट जो है, लाइट के पास एक नेचर है और उस नेचर का नाम क्या है? उस नेचर का नाम है पार्टिकल नेचर ना। कुछ दिन पार्टिकल नेचर चला और कुछ दिन सॉरी बच्चों, तो लाइट के अंदर क्या नेचर था? दो नेचर, एक पार्टिकल नेचर और एक मतलब वेव नेचर ना। तो कुछ लोग कहते थे पार्टिकल नेचर है और कुछ लोग कहते थे वेव नेचर है। अब कुछ लोग में कौन थे वो ध्यान से सुनो, हालांकि पढ़ेंगे बाद में। एक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे ना, तो न्यूटन ने अपने थियरी में ये बोला था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है ना। और न्यूटन की बातों को कम से कम मतलब जानते हो ना, उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस समय इतने मतलब साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े नहीं हुए थे। तो न्यूटन ने जो बोल दिया था कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर का है, तो सब लोगों ने मान लिया, सब लोगों ने मान लिया। खैर उससे पहले सब लोगों ने मान लिया, फिर उसके बाद आए कौन लोग? हर्ट्ज आए, और एक आगे तुम लोग पढ़ोगे मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या मालूम तुम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़े होगे, तो दो तीन साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल थे, हर्ट्ज थे, हाइजन थे ना, विलियम हर्ट्ज थे, हाइजन थे, कौन सा और यंग आर्थर यंग थे। इन चार साइंटिस्टों ने ये मिलकर प्रूव किया कि लाइट वेव नेचर है ना। और बाद में न्यूटन की कर्पस्कुलर थ्योरी गलत हुई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो मतलब जो न्यूटन साहब ने वो बोला था कि लाइट पार्टिकल नेचर है, लोग मानते गए, लेकिन उनको काट करने के लिए कम से कम चार साइंटिस्ट हैं। हर्ट्ज, हाइजन प्रिंसिपल पढ़े होगे वेव ऑप्टिक्स में, नहीं पढ़े होगे तो पढ़ाया जाएगा। हाइजन प्रिंसिपल और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन और मैक्सवेल ने प्रूव किया, ये सब वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये चारों एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये चारों एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करते थे कि जो लाइट है वो वेव नेचर थे। तो बाद में ये मानना मतलब लोग मानने लगे कि लाइट वेव नेचर है, वेव नेचर है, वेव नेचर है। लेकिन ये सब लोग मान ही रहे थे कि ये रियल में कब से कब तक चली? ये 1600, मुझे याद तो नहीं है, 1616 से कुछ साल तक ये पार्टिकल नेचर चला। फिर पार्टिकल नेचर, फिर लेकिन ये 1700 के बाद 1732 से 1894 चाहे ये लिख लो 1904 यहां तक चला वेव नेचर। लेकिन उसके बाद फिर 1905 में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या प्रूफ कर दिया? प्रूफ किया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखें बताओ, 1600 में एक बार एक साइंटिस्ट था के पागल क्या, बहुत महान साइंटिस्ट थे। 1668 में आके न्यूटन साहब ने बोला पार्टिकल नेचर। उसके बाद 200 साल ये सब लोग मानते गए कि वेव नेचर। फिर 1905 में आइंस्टाइन है और आइंस्टाइन ने फिर से प्रूव कर दिया कि लाइट रियली में पार्टिकल नेचर है। फिर उसके बाद एक और हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रोगली ना, डी ब्रॉय ना, ये पढ़े थे डी ब्रोगली ना, डी ब्रोगली, इसी को क्या बोलते हैं डी ब्रॉय, जो भी आप लोग समझे
हम तो ब्रोगली बोगली बोलेंगे, आप ब्रॉय, डी ब्रॉय होता है रियल में, लेकिन डी ब्रोगली ही बोलेंगे अपन लोग। तो डी ब्रोगली ने प्रूव किया नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। उन्होंने बोला नहीं, पार्टिकल लाइट नेचर भी है और वेव नेचर भी है। वेव नेचर ये डिपेंड करता है कंडीशन और सिचुएशन पे। तो ये सब कहानी हुई नहीं हुई क्या है, तो जानते हो जब वेव नेचर और ये हुआ ना, तो रियल में अब लिखना चालू करो ना, अब रियल में क्लास हो गया, स्टार्टेड हो गया। जो मैटर है ना, ध्यान से सुनना, पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स ना, ये पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, वो किससे मिलकर बना रहता है? मैटर से। और मैटर के दो नेचर हो सकते हैं, नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। पूरी दुनिया दो चीज से बनी है, यूनिवर्स, और वो होता है मैटर। मैटर के दो नेचर हो सकते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। अब ध्यान से सुना, पार्टिकल नेचर होगा तो क्या क्या कहानी होगी? पार्टिकल नेचर होगा तो इसका मतलब हैविंग मास, इफ हैविंग वेलोसिटी देन इट हैव काइनेटिक एनर्जी, और जब वेलोसिटी होगा तो उसपे क्या होगा? मोमेंटम होगा। मतलब उसमें क्या है? मास, मोमेंटम और एनर्जी होगा। तो ये प्रूफ होगा कि वो क्या है? पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर में क्या होगा? हैविंग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, और मान लो कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एक पार्ट। दूसरा इसमें भी एनर्जी होगा, हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी, और क्या होगा? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, हैविंग एनर्जी, मोमेंटम इज नॉट, मतलब एनर्जी होगा और होगा इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये सब कहानी होगी ना। मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? मैटर से। मैटर के कितने कितने नेचर हो सकते हैं? दो। कितने नेचर? दो। या तो पार्टिकल नेचर होगा या तो वेव नेचर। पार्टिकल नेचर होगा तो उसके पास मास होगा, उसके पास अगर जो वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास मोमेंटम होगा। लेकिन वेव नेचर होगा तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, उसके अंदर एम्पलीट्यूड होगा, उसके अंदर एम्पलीट्यूड होगा, वेवलेंथ होगा, और एनर्जी होगी ना, और इंटेंसिटी होगी ना। तो ये सब सारी कहानी हो रही है। अब हम लोगों को क्या है, हम लोग ये कहे कि अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि वो मैटर का वेव नेचर प्रूव करेगा। कब वेव नेचर होगा और कब पार्टिकल नेचर होगा, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, और वो कंडीशन एक क्लास में जानने में औकात अपनी औकात से बाहर है। तो हम लोग और कुछ समझते हैं, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि कब वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, कब वेव नेचर शो करेगा। अब देखिए, पहले क्या होता था ना, पहले के जमाने में 1905 से पहले, 1905 से पहले, बिफोर 1905, 1905 से पहले ये होता था
कि जब मैटर के दो स्टेज होते थे, या लोगों की गलती यही थी कि जैसे मान लो ये जैसे मान लो ये कॉइन है ना, कॉइन, तो कॉइन के पास दो चीज होती है, एक तो हेड और एक तो टेल। तो पहले लोग, जो साइंटिस्ट हेड को देखता था वो सिर्फ सोचता था कि इस कॉइन में हेड ही है, और जो साइंटिस्ट टेल को देखता था वो सोचता था कि टेल ही है। लेकिन कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं सोच पाया था कि जो हेड और टेल देख रहे हैं हो सकता है ये दोनों एक ही चीज के होंगे। आई रिपीट वंस अगेन, जो चीज लाइट को, मतलब मैटर को या लाइट के बिहेवियर को सोच के करता था, तो लाइट के बिहेवियर को सोचता था। वो गलती से ये नहीं सोचता था कि कहीं ये पार्टिकल नेचर भी तो शो नहीं कर सकता। और जो साइंटिस्ट पार्टिकल नेचर सोच के पढ़ता था वो ये नहीं सोच पाता था कि कहीं ये जो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है वो लाइट नेचर तो नहीं ना शो कर रहा है। मतलब ये रियल में जो मैक्सवेल हुए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, ये सब बहुत लंबा लंबा नाम नहीं ले रहा हूं, ये आप पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े तो ये आपकी गलती है। चाहे छोड़ो ना, ये पढ़ो ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये सब क्या है लिख दे रहा हूं। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, diffraction, all these phenomena ना, ये सारा फिनोमेना किसको करता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। और देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी और न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी, रेडिएशन, प्रूफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्रूफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मतलब वो क्या प्रूफ करते थे कि नेचर कौन सा है? पार्टिकल नेचर है ना। तो अपने को रियल में ये पार्ट अपन लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें भी ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला हम लोग हीट ट्रांसफर में पढ़े ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हीट ट्रांसफर में पढ़े हैं। ये पढ़ना है अपने को इसमें मॉडर्न फिजिक्स। किसमें पढ़ना है? मॉडर्न फिजिक्स में। किसमें पढ़ना है? मॉडर्न फिजिक्स में। किसमें पढ़ना है मेरे बच्चे? मॉडर्न फिजिक्स में। ये किसमें पढ़ना है? मॉडर्न फिजिक्स में। अच्छा, फिर उसके बाद
क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है? मॉडर्न फिजिक्स आता है, मॉडर्न फिजिक्स आता है। हाँ, तो ये सब डिटेल है। अब हम लोग, हमें लग रहा है कि हम लोग इस काबिल हो चुके हैं या इसके लायक हो चुके हैं कि अब हम लोग धीरे धीरे अपने चीजों पे आया जाए और अपने चीजों को मतलब किया जाए, स्टार्ट किया जाए। इंट्रोडक्शन के नाम पे बहुत कुछ आपको सिखा दिया। रियल में आप समझ में गए कि नहीं कि ड्यूअल नेचर मतलब नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब रियल में मैटर के दो नेचर हो सकते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो पहले पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, फिर वेव नेचर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कोई दिक्कत? तो पार्टिकल नेचर में पहला हेडिंग डालिए आप लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, ये कब दिया गया? इट इज डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन in 1905. स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सुनिए। जब लाइट रे of sufficient energy incident on the metal, then as we know metal have a free electron। पहले कुछ कंसेप्ट समझते रहे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता? फ्री इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन इन द एटम which have tendency to move out from the atom when they find sufficient amount of energy। Write down free electron, लिख लो। free electron, free electron are those electron which have tendency to move out from the atom when they find sufficient amount of energy। One thing, and second things, these are the free electron which is responsible for conduction, which is responsible for conductivity or conduction ना। तो अब मैं बोलता हूं, तो मेटल है, तो मेटल पे जानते हैं मेटल, बल्कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, हालांकि ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग याद कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो होता है ग्रेफाइट। खैर हम लोग अपनी बातों पे आते हैं। तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, देयर इज ए रीजन बिहाइंड दिस बिकॉज मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अभी लाइट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इंसिडेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो एनर्जी को गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और वो बाहर से निकल आते हैं। क्या? बाहर से निकल आते हैं। तो जब बाहर से निकल आते हैं, वो बाहर मेटल के सरफेस से बाहर निकल आते हैं, तो चूंकि वो रियल में कौन से मेथड से निकले? लाइट के मेथड से, तो इसलिए उनको बोला गया, वो लाइट जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनको बोला गया फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया? फोटो इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जब वो लाइट जो इलेक्ट्रॉन को एक सफिशिएंट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन उसी प्लेट में, इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे बाद में, अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास है इसलिए छोटा छोटा बता रहा हूँ। वो एक इलेक्ट्रॉन उसी में चले जाते हैं तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है और उसको बोला जाता है फोटो करंट। अच्छा, दूसरी बात, कोई भी वेवलेंथ का या कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट, बल्कि ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पता नहीं मालूम है कि नहीं, एनर्जी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। एनर्जी जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये क्या होता है? hc अपॉन लैम्डा। इसका मतलब कौन सा लाइट कितनी एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करता है? उसके, या इसी को ऐसे भी कहते हैं एनर्जी इक्वल टू h न्यू ना, h न्यू। ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है? वेवलेंथ ना।
ये वेवलेंथ होता है और ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा कोई भी लाइट को अगर जो कर देंगे तो वो मतलब प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना ना ना। कोई भी लाइट की एनर्जी के लाइट का अगर जो मेटल पे इंसिडेंट करेंगे तो वो जरूरी थोड़े कि मेटल इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, नो नो। द वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उसके ऊपर करेगा तो वो निकाल देगा, वो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ना डिटेल में डिस्कशन करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी कुछ हम लोग और क्लियर कर लेते हैं बातों को, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। पहली बात तो ये समझिए वेवलेंथ क्या होता है। हालांकि ये वेव जो चैप्टर पढ़ा होगा उसे मालूम होगा यार 8, 9, 10 का ये छोटा सा स्मॉलेस्ट टॉपिक है। तो वेवलेंथ क्या होता है उसको सुन लीजिए। वेवलेंथ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ट्रफ। पहले तो यही याद रख, ये क्या है, क्रेस्ट, ये क्या है, ट्रफ, ये क्या है, क्रेस्ट, और ये क्या है, ट्रफ। पहली बात तो ये याद रखो। दूसरी बात क्या याद रखो, ये क्रेस्ट है ना, ये क्रेस्ट है। अब ये सुनो, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है ना, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। ये ट्रफ और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। लिख लो बल्कि, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड, क्रेस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। इतना। और वेवलेंथ है तो वेवलेंथ का एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, लैम्डा को डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। अच्छा, दूसरी बात फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना साइकिल होता है उसी को बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, इसमें कितना है, 1, 2, ये पूरी साइकिल एक कंप्लीट हुई, एक साइकिल, 1, 2, 2 साइकिल, 3, 4। मतलब देखो ध्यान से सुनना, ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, एक सर्कल हुआ ना, ये देखो, इन दोनों को मिलाओगे तो एक सर्कल नहीं बनेगा, इन दोनों को मिला के इन दोनों को, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी होगा 3। कितना होगा, 3। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का या ट्रफ और ट्रफ के बीच का क्या लेंथ होता है, ये होता है वेवलेंथ। वो जितना साइकिल कंप्लीट करेगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अब ये नहीं गलती से बोलोगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रीक्वेंसी नहीं होगा ना, 1, 2, 3, 3 होगा फ्रीक्वेंसी। और रिलेशन सुन लो, रिलेशन के नाम पे क्या होता है, रिलेशन बिटवीन C, F and lambda, where C is the speed of light, where C is the speed of light, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी होता है C अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी होता है C अपॉन लैम्डा, where C ये क्या होता है, C 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जो बेसिक बात है उसको बता दिया जाए इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। कल अगर जो हम लोग फुल लेक्चर देखेंगे तो अब आपको यही नहीं दिक्कत होना चाहिए। अच्छा, फिर एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है hc अपॉन लैम्डा, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एनर्जी इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ये एच ई इक्वल टू एच एफ ना, ऐसे लिख लो, एच न्यू बोलते ना, इसको बोलते हैं न्यू, और न्यू मतलब होता है क्या, फ्रीक्वेंसी, बुक में दिया रहता है ना। और बस आगे की कहानी हम लोग और पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, सब कुछ के बारे में। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट इन दिस लेक्चर, इट्स अ बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास। सो आपको ये इंट्रोडक्टरी क्लास तो है, लेकिन जो कुछ आपको बताया गया है वो आई होप अगर जो आपको आता होगा तो बल्ले बल्ले आसान, बहुत मजेदार बात है। नहीं आता है तो आप नोट डाउन करिए, नोट डाउन के करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।